नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक आज। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विकसित भारत की योजनाओं और उद्देश्यों पर देंगे सुझाव। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए शशि थरूर और बैजयंत पांडा के नेतृत्व में 2 प्रतिनिधिमंडल विदेश रवाना। बाकी बचे 2 दल आज होंगे रवाना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा, पाकिस्तान को लोगों की सुरक्षा पर बात करने का नहीं अधिकार। अमेरिका की संघीय अदालत ने ट्रंप सरकार को दिया झटका। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के एडमिशन नहीं करने के फैसले पर लगी रोक। स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पोलैंड में फहराया तिरंगा। ऑरलेन जानुस पुसोसिंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में जीता रजत पदक। आइए सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। विकसित भारत के लिए सभी राज्यों को टीम इंडिया के रूप में साथ लेकर चलने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की थीम विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 है। इसमें राज्यों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा और इस प्रकार भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य के दृष्टिकोण पर चर्चा की जाएगी। जैसे जैसे भारत विकसित देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, यह आवश्यक हो गया है कि राज्य अपनी अनूठी शक्तियों का लाभ उठाएं और जमीनी स्तर पर परिवर्तनकारी बदलाव लाएं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं जमीनी स्तर पर ठोस नतीजों में तब्दील हो जाए। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 4 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया की यात्रा करेगा। यहां वो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करेगा। इस दल में निशिकांत दुबे, फंगनन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, पूर्व मंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला शामिल हैं। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले दशक में जो न्यू नॉर्मल सेट किया है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये नया भारत है और हम जरूर प्रतिक्रिया देंगे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं। भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने कहा, जिस तरह से हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं और जहां हम जा रहे हैं, उनको भी आतंकवाद की परिभाषा पता है, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से, तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं, और जो इस्लाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है, जहां मक्का है, मदीना है, काबा है, वो भी इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहे हैं। यमन एक ऐसा देश है, वो भी मुस्लिम देश है, और मुस्लिम देश जो है सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है, लगातार तंग करता है। तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है।
कि किस तरह से, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। पहलगांव की घटना जो है एक अलग घटना है कि पहलगांव में धर्म के आधार पर जो है पहली बार मारा गया, लेकिन जनरली ये माना गया है कि आतंकवाद जो है वो बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कि हम निश्चित तौर पर अपनी बात समझाने में कामयाब होंगे। 78 साल से पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या काम किया है, और जब हम लौट के आएंगे तो मुझे लगता है कि माहौल पूरे दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ होगा। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादी शिविर चला रहा है और उनका समर्थन कर रहा है। ये आतंकवादी भारत में आते हैं और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हम इन चारों देशों से इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग 4 ममालिक 4 कंट्रीज़ को जा रहे हैं। पहले बहरीन को, उसके बाद कुवैत, फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और आखिर में अल्जीरिया को। तो जाहिर है जो पहलगाम का वाक़या हुआ, दर्दनाक वाक़या, और जो पिछले कई बरसों से आप और हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान अपने ही मुल्क से टेररिस्ट कैंप्स को चलाता है, उसकी सरपरस्ती करता है, उसको सपोर्ट करता है, और फिर ये लोग हमारे मुल्क में आकर यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम इन 4 कंट्रीज़ में जाएंगे, उनके सामने रखेंगे। वहीं भाजपा नेता सतनाम सिंह संधू ने कहा कि हमें वहां जाकर भारत का पक्ष रखना है। हम बहरीन जा रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी कार्रवाइयों के खिलाफ जो हमारे पास तथ्य हैं वो हम रखेंगे। ये लड़ाई पूरे विश्व की लड़ाई है। ये एक बार नहीं हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कहा कि आप देखेंगे कि जब आतंकवादियों के जनाजे निकले तो उन जनाजों को श्रद्धांजलि देने के लिए कौन गया, उन जनाजों को कंधा देने के लिए कौन गया। पाकिस्तान आर्मी की ब्रिगेड हैं ये आतंकवादी। पाकिस्तान आर्मी की सरपरस्ती में ट्रेनिंग होती है, पाकिस्तान आर्मी इनको हर तरह की सहूलत देती है, और इसमें ये भी चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान के आर्मी के कुछ लोग भी इसमें शामिल होते हैं आतंकवादी कार्रवाइयों में। तो ये पूरे का पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आतंकवाद स्टेट स्पॉन्सर्ड हो तो और भी चिंता का विषय है कि पूरी स्टेट उसको स्पॉन्सर कर रही है, सपोर्ट कर रही है, और भारत का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि आतंकवाद के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत कई देशों में अपने प्रतिनिधि भेज रहा है, और इसी कड़ी में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा। इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, GM हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से, यही संदेश होगा। लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया, और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। वहीं थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हम सभी पर दुनिया को ये बताने की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है कि पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद पर भारत का रुख क्या है। Honorable Prime Minister of India has placed on all of us a very important responsibility of communicating to the world India's position on Pakistan emanating terror, our zero tolerance against it,
and why the world needs to take note of this terror establishment, terror infrastructure that Pakistan has created, because it is not only dangerous for the country, that is India, but is also a threat to global peace and security. इसके साथ ही भाजपा सांसद भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि वे राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। We are going to USA and Latin American countries in the delegation of Indian government, and we have to work for the nation, and we're doing that. पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकी हमले का बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से लिया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की नापाक हरकतों से दुनिया को रूबरू कराने के लिए देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य कई देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। आज भी कुछ विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य अलग अलग देशों के लिए रवाना हुए, जिसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में किए गए आतंकवादी हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर लिया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी कड़ी कार्रवाई को करने से नहीं चूकेगा। साथ ही साथ भारत ने इस ऑपरेशन के जरिए विश्व को ये बताने की कोशिश की कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और आतंकवाद फैलाता है। इसी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के नापाक इरादों को दुनिया भर में बताने के लिए भारत के विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में आज भी कई सदस्य विदेश यात्रा पर गए, जिसमें कुछ जो सदस्य थे उनका नेतृत्व वहां पर बैजयंत पांडा ने किया, शशि थरूर के नेतृत्व में किया गया और ये दल जाकर के वहां बताएंगे विभिन्न देशों में कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो एक एजेंडा फैलाता है और वो किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, और वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद फैला रहा है और तमाम मुल्कों को उसका निशाना बना रहा है। कैमरा ललित के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ दिल्ली। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने को उजागर करने के लिए डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने 23 मई को रूसी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और रूसी थिंक टैंकों के साथ कई बैठकें की। मॉस्को में भारतीय दूतावास द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने रूस की फेडरेशन काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय मामलों की समिति के प्रथम उप अध्यक्ष एंड्री डेनिसोव और अन्य सीनेटरों के साथ व्यापक चर्चा की। वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में विधायी अभिसरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय पक्ष ने आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर की ओर ध्यान आकर्षित किया। भारत ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की आलोचना करते हुए कहा कि उसने 26/11 के मुंबई हमलों से लेकर पिछले महीने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की बर्बर सामूहिक हत्या तक दर्शकों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पार्थानेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा में कहा कि भारत ने दशकों से अपनी सीमाओं पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमलों का सामना किया है। India has experienced decades of Pakistani-sponsored terrorist attacks across our borders. This has ranged from the horrific 26/11 attack on the city of Mumbai to the barbaric mass murder of innocent tourists in Pahalgam in April 2025. The victims of Pakistani terrorism have been predominantly civilians, since its objective has been to attack our prosperity, our progress, and our morale. For such a nation to even participate in a discussion on protection of civilians is an affront to the international community. Second, Pakistan has repeatedly used its civilian cover to advance the cause of terrorism. We just recently saw senior government, police, and military officials pay respects at the funeral of noted terrorists targeted by Operation Sindoor. A nation that makes no distinction between terrorists and civilians has no credentials to speak about protecting civilians. Third, earlier this month, the Pakistani army deliberately shelled our border villages, killing more than 20 civilians and injuring more than 80. There was intentional targeting of places of worship, including gurudwaras, temples and convents, as well as medical facilities. To preach at this body after such behavior is grossly hypocritical.
वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद तो अल्पसंख्यक हिंदू और भी लाचार हो गए हैं। गुरुवार देर रात बांग्लादेश के जेसोर जिले में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद बांग्लादेशी सरकार शर्मसार हो गई है। दरअसल जेसोर जिले के मशीहाटी गांव में उपद्रवियों ने निर्दोष हिंदुओं के घरों को पहले तो लूटा, फिर उसमें आग लगा दी। इस घटना में कम से कम 50 से अधिक घर जलकर खाक हो गए। अल्पसंख्यकों को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा। प्रशासन के अनुसार एक स्थानीय मुस्लिम नेता की हत्या के बाद ये घटना घटी। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक इस घटना में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इधर छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 3 दशकों से जमे माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही है। केंद्र व राज्य सरकारों की साझा कार्रवाई का असर अब साफ नजर आने लगा है। बस्तर के हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। बस्तर में विकास हो रहा है। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मार्च 2026 तक देश प्रदेश से लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, नक्सल विरोधी अभियान चल रहा है बस्तर में, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। मोस्ट वांटेड जो नक्सली था वसो राजू, 1.5 करोड़ का उसके ऊपर इनाम था, वो भी कल मारा गया एनकाउंटर में। जो ऑपरेशन हुआ उसको हम कह सकते हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें माओवाद का हेड जो पोलित ब्यूरो का सदस्य था, महासचिव था, बसवा राजू उर्फ गगन्ना, उसको हमारे जवानों ने न्यूट्रलाइज किया है। ये नक्सलवाद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक तरह से नक्सलवाद की कमर ही टूट गई है। सरकार बस्तर में पुनर्वास नीति और नियत निलार योजना चला रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या योजना है? हम लोगों ने शुरू में ही आह्वान किया नक्सलियों से कि आप लोग हिंसा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए, विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा से अच्छा पुनर्वास देंगे। और एक अच्छा पुनर्वास नीति हम लोग बनाए हैं और इसका परिणाम भी निकला है। बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण भी किए हैं और जो इनामी नक्सली हैं वो अगर आत्मसमर्पण करते हैं तो शहरी क्षेत्र में उनके लिए 4 डिसमिल जमीन और ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टर कृषि जमीन देने का ऐसा हमारे पुनर्वास नीति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत करना है। बस्तर को लेकर क्या रोड मैप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है देश को 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं और उस दिशा में काम कर रहे हैं। और बस्तर का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पर पर्यटन काफ़ी आगे बढ़ेगा, कृषि काफ़ी आगे बढ़ेगा। वहाँ की मिट्टी उपजाऊ शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान हैं और फॉरेस्ट प्रोड्यूस सैकड़ों तरह के हैं। उनका वैल्यू एडिशन करा के लोगों को भी आर्थिक रूप से वहाँ सशक्त करेंगे। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा होगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर कर रहे हैं, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। अपने कैमरा सहयोगी योगेश के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने मुठभेड़ में 4 कुख्यात नक्सली ढेर कर दिए। नक्सलियों के पास से 303 राइफल्स, बंदूक सहित कुल 4 हथियार बरामद हुए हैं। कवंडेर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में माओवादी विध्वंसक गतिविधियों की गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 36 घंटे का माओवाद विरोधी अभियान चलाया था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत निलार योजना के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बीजापुर
जिले में सुरक्षा बलों के समक्ष कुल 87,50,000 रुपए के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनमें से 20 नक्सलियों पर 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के इनाम घोषित थे। हार्डकोर माओवादियों का सरेंडर हो रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो कंप्लेंट नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर जो कि CYPC भी है राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ट डिवीजन में कंपनी नंबर 7 है, उसके जो PPCM हैं। इसके अलावा PLJ बटालियन के 2 सदस्य हैं और उसी प्रकार कंपनी नंबर 2 के 1 सदस्य, कुल मिलाकर 87.5 लाख के इनामी आज नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। ये सभी जो सरेंडर है लगातार जो नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं सभी के द्वारा, इसके अलावा जो कैंप्स में अंदरूनी इलाकों में जो काम चल रहा है और जो नियत NRR की तरह जो डेवलपमेंट चल रहा है उसको देखते हुए सभी आज हमारे सामने आत्मसमर्पित किए गए हैं, आत्मसमर्पित हुए हैं। और इनको आत्मसमर्पण के पश्चात इनको जो 50,000 का जो इनिशियल जो राशि होता है वो प्रदान किया जाएगा और साथ में ही इनको फिर ट्रेनिंग के लिए एनरोल करके फिर ट्रेनिंग हम कराएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के तहत 4 इनामी माओवादियों समेत 9 अन्य माओवादियों ने पुलिस और CRPF अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया। पुनर्वास नीति के तहत माओवादियों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें भूमि मुहैया कराई जाएगी और कौशल भी सिखाया जाएगा ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान और चलाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पुनर्वास नीति के तहत आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष टोटल 9 माओवादी आत्मसमर्पण करने के अपना इच्छा जाहिर किया है। आत्मसमर्पण माओवादी बैनर पोस्टर लगाना, नक्सली रोड खोदना और पेड़ काटने ऐसे काम में सक्रिय थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में आंध्र प्रदेश की रणनीतिक भूमिका को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत पत्र सौंपा। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार की पहलों, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना के शुभारंभ की सराहना की, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बनाने में केंद्र के साथ मिलकर काम करने की राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय के संज्ञान में आया है कि फील्ड असिस्टेंट के 1736 पदों की भर्ती के संबंध में एक फर्जी विज्ञापन ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रिपोर्टों से पता चला है कि इस फर्जी भर्ती से जुड़ी कथित लिखित परीक्षा के लिए फर्जी एडमिट कार्ड भी वितरित किए जा रहे हैं। कैबिनेट सचिवालय ऐसे किसी भी भर्ती विज्ञापन से स्पष्ट रूप से इनकार करता है और स्पष्ट करता है कि फील्ड असिस्टेंट की भर्ती के लिए कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। जनता को सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी की पुष्टि के लिए कैबिनेट सचिवालय या भारत सरकार के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से ही जानकारी लें। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को कोविड पर एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें अस्पतालों से बेड, ऑक्सीजन, दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयार रहने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी कई राज्यों में कोविड के मामले सामने आने के बाद आई है। सरकार ने स्वास्थ्य संस्थानों से जिनोम अनुक्रमण के लिए सभी पॉजिटिव नमूने लोकनायक अस्पताल भेजने को कहा है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, अन्य दवाओं और वैक्सीन की उपलब्धता के मामले में तैयारी सुनिश्चित करनी चाहिए। वेंटिलेटर, BiPAP, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और PSA जैसे सभी उपकरण चालू हालात में होने चाहिए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC द्वारा इन दिनों स्वच्छता पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस के B और C ब्लॉक को कचरा मुक्त भी घोषित कर दिया गया है। कचरा मुक्त घोषित करने का अर्थ ये है कि अब कोई भी यहाँ पर गंदगी नहीं करेगा। अगर गंदगी करेगा तो उसे चालान की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। NDMC चेयरमैन केशव चंद्रा ने हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से खास बातचीत की है। दिल्ली का दिल यानी कनॉट प्लेस का B ब्लॉक अब कर दिया गया है कचरा मुक्त।
जी हाँ, इस बाजार को कचरा मुक्त घोषित किया है एनडीएमसी ने। हमारे साथ एनडीएमसी चेयरमैन केशव चंद्रा जी हैं, बात करते हैं। पूरी एनडीएमसी में जो स्वच्छता का अभियान है पूरे जोर शोर से चल रहा है। 8 बजे सारे ऑफिसर्स, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लोग, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के लोग और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, ये चारों के ऑफिसर, पूरे एनडीएमसी को 14 सर्कल्स में बांटा गया है और हर एक सर्कल का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हेड होता है और इन सारे 14 सर्कल्स में उस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के साथ ये 4 डिपार्टमेंट के जो अपने रेस्पेक्टिव हेड्स हैं ये सारे अपने एरिया में जाते हैं। कनॉट प्लेस का ये बी और सी ब्लॉक स्पेशली हम लोग पूरे कनॉट प्लेस को ले रहे हैं और इसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को हम आह्वान कर रहे हैं कि उसमें स्वच्छता में पूरी भागीदारी दें। अक्सर लोग पान खाकर या गुटखा खाकर थूक देते हैं, जो सफ़ेद यहाँ के पिलर्स हैं उस पर वो बहुत ही भद्दा लगता है। तो हम तो एक अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ थोड़ा फ़ाइन भी कर रहे हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और मान लीजिए कहीं पे उन्होंने फेंक दिया तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि इसमें वाइट वॉशिंग भी होती है। तो ये जो इलाका है कनॉट प्लेस का इलाका, इसमें मैक्सिमम फुटफॉल होता है, बहुत हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं डेली बेसिस पे। तो जब ये दुकान खुलता है हमारा ध्येय ये ऐसा रहता है कि सुबह में इसकी पूरी सफाई हो जाए। और आप देख रहे होंगे डीप क्लीनिंग चल रही है, तो पूरी डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पे होती है और पूरी डीप क्लीनिंग के बाद पूरे दिन में आप देखते हैं फिर से वो उसी स्टैंडर्ड पे आ जाता है। लेकिन ये पूरे रूटीन में इसको परिवर्तित कर दिया गया है कि सिर्फ एक दिन ना हो बल्कि डेली बेसिस पे हो। अभी बी और सी ब्लॉक को लिटर फ्री घोषित किया गया है और ए से एम तक हैं पूरे कनॉट प्लेस में। तो ये पूरे एम ब्लॉक तक इसको किया जाएगा और इसमें सब के सब प्रतिबद्ध हैं कि ये कितना जल्दी हो सके, कितनी अच्छी तरह हो सके और एनडीएमसी एरिया का जो स्तर है इन चारों क्षेत्रों में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी बढ़िया रहे, ऐसा हमारा प्रयास है। फिलहाल कनॉट प्लेस के बी और सी ब्लॉक को कचरा मुक्त घोषित किया गया है, लेकिन जल्द ही पूरे कनॉट प्लेस को कचरा मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, जिसके लिए एनडीएमसी लगातार स्वच्छता अभियान चला रहा है और लोगों को जागरूक भी बना रहा है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।